तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि लियो उस लेडी के साथ एक सीक्रेट रियलम में मौजूद होता है और वहां पर वो लेडी उसे बताती है कि जिस जगह तुम जाना चाहते हो उसे हेवेंस विल गेट कहा जाता है और वो 10,000 साल में सिर्फ एक मर्तबा ही ओपन होता है। तो लियो से कहता है कि कोई भी शख्स ये नहीं जानता कि वो गेट ओपन क्यों होता है, क्या वो किसी पर्सन के लिए ओपन होता है या फिर इसमें किसी की कोई किस्मत जुड़ी है। तो वो लेडी उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर हमारे एंसेस्टर को कुछ दिनों के बाद हेवन विल के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिसके जरिए वो हम लोगों का फ्यूचर भी देख पाएंगे। यूं समझ लो कि उनका लेवल इस वक्त वो एक प्रोफेटिक गॉड लेवल के बराबर का है। ये कहने के बाद वो उसे एक वुडन बॉक्स देते हुए कहती है कि तुम्हारे फ्यूचर के जो कॉज एंड इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इस बॉक्स के अंदर हैं। ये सुनकर लियो काफी ज्यादा हैरान होता है कि मैंने अभी तक इनसे कोई सवाल पूछा ही नहीं है और इन लोगों ने ऑलरेडी मेरे सवाल का जवाब दे दिया है कि मैं क्या जानने के लिए आया हूँ। और वो लेडी उसे बताती है कि दुनिया में बहुत सारे कॉज ऐसी होती हैं जो कि हमें इफेक्ट की तरफ अपने आप ही ले जाती हैं, यानी कि पहले से ही कॉज का इफेक्ट लोगों को मालूम पड़ जाता है कि उसका नतीजा क्या होगा। जिस तरह हम लोग एक हरे पत्ते की मिसाल लेते हैं, लोगों को मालूम होता है कि ये पत्ता एक दिन सूख कर अपनी टहनी से अलग हो जाएगा और एक दिन जमीन पर आकर गिरेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर तीर कमान से निकला है तो वो किसी का शिकार करने के लिए ही निकला है, चाहे वो शिकार कोई परिंदा ही क्यों ना हो। इसी तरह जहां तक बात तुम्हारी है, हम लोग जानते हैं कि तुम कहां से बिलोंग करते हो और तुमने एक दिन कहां जाना है। तुम्हारे बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। ये सुनकर लियो खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये लोग मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं, मगर वो लेडी उसे बताती है कि ये चीज तो बस हमने हल्की सी फ्यूचर की झलक बताई है। बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉज के बारे में जानते हैं और उसके इफेक्ट के बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है कि नेचुरली इस चीज का इफेक्ट क्या होने वाला है। तो लियो कहता है मैं आपसे एक और चीज के बारे में भी जानना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों को अपने ड्रीम के बारे में बताता है जिसमें उसने मेंगशा को देखा था जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से फाइट करते हुए हारने लगा है, यहाँ तक कि जियू भी बहुत मुश्किल सिचुएशन में है और उसके सारे दोस्त वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि जहां पर उन लोगों को अब सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल लगने लगा था। ये देखने के बाद लियो उनसे इस ड्रीम के बारे में पूछता है कि क्या ये ड्रीम सच्चा है। तो वो लेडियों से बताती है कि एंसेस्टर ने कहा है कि ख्वाब सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी। ये ख्वाब बिल्कुल क्लियर भी हो सकता है या फिर इस ख्वाब के जरिए कोई छुपा हुआ मैसेज भी दिया जा सकता है, मगर क्योंकि ये तुम्हारा कोई कॉज नहीं ना ही तुम्हारा कोई इफेक्ट है तो इसलिए इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है और हम इसके बारे में तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं दे सकते। मगर लियो कहता है कि क्या आप इसके बारे में अपने यंग एल्डर से पूछ सकती हैं, जिस पर वो लड़की थोड़ा सा नाराज होती है कि तुम सच में काफी बेसब्र हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि इंसान वो अपनी कॉज के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी वो कोई काम करता है तो उसके इफेक्ट उसके काम की वजह से होते हैं। यूं समझ लो कि इंसान की किस्मत उसके कॉज के साथ जुड़ी है। अगर वो अच्छे काम कर लेता है तो उसकी किस्मत वो खुद ब खुद ही अच्छे इफेक्ट्स लाना शुरू कर देती है। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो कॉज एंड इफेक्ट के रूल्स को फॉलो ना करे। अगर कोई शख्स कॉज एंड इफेक्ट के पाथ को डिस्टर्ब कर देता है तो वो अपने नेचुरल पाथ को भी चेंज कर देता है, यानी कि वो शख्स अपनी किस्मत से निकलकर कहीं दूर चला जाता है और एक नई किस्मत के साथ जुड़ जाता है। और वो लियो को बताती है कि अगर किसी कमान से एरो निकलता है और फिर से उस ईगल को निशाना बनाया जाता है, मगर वो ईगल अपनी किस्मत को किसी तरह बदल कर अपने कुछ एक्शंस लेता है उस एरो से बचने के लिए, तो वो एक दिन दोबारा लौटकर जरूर आएगा और अपनी कॉज की वजह से अपने इफेक्ट को चेंज करके अपनी न्यू लाइफ हासिल करेगा, जिसके बाद उसे अपनी न्यू किस्मत को चुनने का एक मौका मिलेगा, यानी कि उसके पास एक चॉइस होगी। ये सुनने के बाद लियो कहता है कि अच्छा, तो आपके मास्टर का कहने का मतलब ये है कि डोंगहुआंग वर्ल्ड में मेरे दोस्तों की किस्मत और मेरी किस्मत तब तक एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगी जब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। यानी कि अगर मैं उन लोगों के साथ कोई
कॉज क्रिएट करता हूँ तो बाद में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कहने के बाद वो लेडी अपने ब्रश के साथ अचानक से एक यिन यांग साइन क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी फैलना शुरू हो गई थी। और लियो देखता है कि उस डायग्राम के अंदर उसे एक फ्यूचर की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें वो अपने प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रहा है और वो कॉफिन के साथ वापस उसी जगह जा रहा था। और वो लेडी कह रही होती है कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ मैसेज डिलीवर करना होता है। कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम अपनी वॉइस के साथ भी नहीं बता सकते। ये कहने के बाद अचानक से लियो वापस से अपने दोस्तों के पास आ पहुंचता है और उसके दोस्त उससे कहते हैं कि ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। तो लियो फौरन से उस वुडन बॉक्स को बाहर निकालता है और जैसे ही वो वुडन बॉक्स खुलता है तो उसके अंदर मौजूद कुछ एंशिएंट कैरेक्टर्स होते हैं जो कि फौरन से बाहर निकल आते हैं। और उन्हें देखने के बाद यान कहता है ये एंशिएंट कैरेक्टर तो फुल मून नाइट में इमोर्टल असेंशन के लिए इमोर्टल पाथवे को ओपन करते हैं, यानी कि हम लोग एक न्यू रियलम में एंटर कर सकते हैं। डिवाइन एंशिएंट स्क्रिप्चर के बारे में कहा जाता है कि डिवाइन एंशिएंट स्क्रिप्चर ये जीवी स्टार प्लेनेट की सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसे फोर्क करने के लिए फिनिक्स ब्लड और क्रिम्सन गोल्ड का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद उसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। मगर लियो उन लोगों से कहता है कि आखिर उस एंशिएंट स्क्रिप्चर का इमोर्टल रियलम के साथ क्या लेना देना है और आखिर ये इमोर्टल रियलम है किस जगह पर, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। और लियो को अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगती है। वो कहता है कि अब मुझे समझ में आने लगा है, शायद इमोर्टल असेंशन के लिए वो एंशिएंट स्क्रिप्चर ही रियल की है जिससे वहां जाया जा सकता है। और कल रात फुल मून नाइट है, इसका मतलब ये है कि वो एंशिएंट स्क्रिप्चर फुल मून नाइट को बाहर लाई जाएगी। हमारे पास वैसे भी अब टाइम बहुत ही थोड़ा बचा है। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही जाने लगते हैं तो अचानक से उनके चारों तरफ एक पावरफुल डोमेन क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर वो लोग बंद हो जाते हैं और फिर वहां पर बहुत सारे गोल्डन क्रो बर्ड्स आ जाते हैं जो कि चारों तरफ फैल जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहां पर गोल्डन क्रो क्लान का क्राउन प्रिंस आता है और वो कहता है कि लियो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हेवन विल पवेलियन में आए हो। लगता है शायद तुम ये जानने के लिए आए होगे कि तुम और कितना लंबा जीने वाले हो। वैसे ये सब तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम बिला वजह वहां पर पूछने के लिए गए। मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है और आज के बाद तुम अगले दिन का सूरज कभी नहीं देख पाओगे। मगर उसका हुलिया देखते हुए यान कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के ने अपनी गोल्डन क्रो क्लान की कोई सीक्रेट पिल खाई हुई है। शायद इसने टेंशन पिल खाई है जिससे इसने अपने लाइफ स्पेन को सेक्रीफाइस किया है, जिसकी वजह से इसने टेंशन पिल खाकर अपनी स्ट्रेंथ को 10 टाइम्स बढ़ा दिया है। और लियान भी कहता है कि ब्रदर ये लोग तो वाकई में तुम्हारी जान के दुश्मन हैं और ये तुम्हें मारकर ही छोड़ेंगे। मगर लियो कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने लाइफ स्पेन के बदले में बस थोड़ी सी पावर ली है। कितनी शर्म की बात है, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए था। ये कहने के बाद वो फौरन से ऊपर आ जाता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या तुम अपने 9 ब्रदर्स का बदला लेना चाहते हो? तो क्राउन प्रिंस कहता है बस बहुत हो गया। वो फौरन से अपना स्पीयर बाहर निकाल लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करना शुरू करता है तो एक बहुत ही बड़ा हाथ आता है और वो उस स्पीयर को पकड़ लेता है। और हमें उस क्राउन प्रिंस के पीछे एक बहुत ही बड़ी गोल्डन क्रो एंसेस्ट्रल बर्ड धर्मा बॉडी दिखाई जाती है। और इस बॉडी को देखते ही ली यान और यान दोनों ही पहचान जाते हैं कि ये तो इन लोगों की सबसे पावरफुल एंसेस्ट्रल क्रो बर्ड धर्मा बॉडी है। और इस लड़के की इस वक्त स्ट्रेंथ कम से कम भी सेज लेवल के बराबर आ चुकी है। वो लोग लियो से कहते हैं कि ब्रदर ये बर्ड मैन तुम खुद से हैंडल करो, हम लोग बाकी छोटे मोटे कल्टीवेटर्स को हैंडल करते हैं। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर वो धर्मा बॉडी एक बड़ा सा स्पीयर लियो को ऊपर दे मारती है। मगर लियो अपने सामने एक शील्ड बनाता है, मगर वो शील्ड भी टूट जाती है और लियो वहां से काफी पीछे चला जाता है। जिसके बाद क्राउन प्रिंस तेजी से आगे बढ़ते हुए उस पर एक और पंच दे मारता है जिसे लियो ब्लॉक करता है तो वो काफी पीछे चला जाता है और वो जायंट स्पीयर दोबारा से आकर उसे हिट करने की कोशिश करता है तो लियो फिर से अपनी फॉर्मेशन के जरिए खुद को बचाने की कोशिश करता है। मगर एक तरफ वो धर्मा बॉडी थी और दूसरी तरफ वो क्राउन प्रिंस खुद भी अटैक कर रहा होता है और दो तरफा अटैक की वजह से लियो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। इसीलिए वो क्रोमैन अब उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगा था और उस पर एक के बाद एक अटैक करता जा रहा था, जिससे लियो अभी तक कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे
ही वो धर्मा बॉडी उस पर आग उगलना शुरू कर देती है तो लियो फौरन से अपना फायर फर्नेस ओपन कर देता है और सारी की सारी फायर एनर्जी को उस फर्नेस के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी फायर एनर्जी सच में काफी गर्म है। ये देखकर उस लड़के को तो अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि उसकी फायर एनर्जी लियो के अगेंस्ट काम नहीं कर रही, तो वो दोबारा से अपनी उसी एंशिएंट धर्मा बॉडी के साथ एक नया अटैक करने को पूरी तरह से तैयार खड़ा था। मगर उससे पहले ही वो उसके लिए तैयारी करता है और हमें दिखाया जाता है वो अपनी एंशिएंट धर्मा बॉडी को डिवाइड करना शुरू कर देता है और एक बॉडी को मल्टीपल बॉडीज में कन्वर्ट कर देता है ताकि लियो को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए उसे चारों तरफ से घेरा जाए और भागने के लिए ज्यादा स्पेस ना दिया जाए। वो धर्मा बॉडीज उसे चारों तरफ से लॉक करती हैं और चारों तरफ से एक डोमेन बनाकर उसे अंदर लॉक कर देती हैं ताकि वो लोग उस सीक्रेट स्पेस के अंदर ही फाइट करें और बाहर खड़े हुए उसके दोस्त वो अब उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते थे। ये देखते ही लियो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है जहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, मगर ऊपर से आने वाले स्पीयर वो लियो का रास्ता रोक रहे थे और उसे बाहर जाने बिल्कुल भी नहीं देते। और यहाँ पर क्राउन प्रिंस वो अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते ही उन एंशिएंट धर्मा बॉडीज के साथ एक पावरफुल पोर्टल क्रिएट कर लेता है और उस पोर्टल के जरिए लियो को फौरन से डीप स्पेस के अंदर ले जाता है जहां पर वो दोनों दोबारा से फाइट करते हैं और क्राउन प्रिंस उसके ऊपर अपने अटैक्स की बौछार कर देता है। ये अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि सामने आने वाली हर एक चीज डिस्ट्रॉय होती जा रही थी, जबकि लियो अपने सामने शील्ड बना रहा होता है और अपने आप को तब तक सिक्योर करता है जब तक उसके पास कोई अच्छा सा मौका ना आ जाए। और हमें दिखाया जाता है जब लियो से दूरी बनाता है तो वो क्राउन प्रिंस अपना स्पीयर लेकर सीधा उसी की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद लियो अपनी गॉड किंग टाइशु की सिखाई हुई टेक्निक को यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा गोल्डन मून क्रिएट कर लेता है, जिसके जरिए वो क्राउन प्रिंस का रास्ता रोकता है। तो क्राउन प्रिंस उस मून के बीचों बीच आर पार निकल आता है और उससे पहले कि वो लियो को हिट कर पाता, अचानक लियो के माइंड में हलचल होने शुरू हो जाती है और हमें दिखाया जाता है उसके सीक्रेट स्पेस के अंदर उसकी सन एंड मून पावर वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुकी होती है और इस फ्यूजन की वजह से लियो अब अपनी पावर को कई गुना बढ़ा पाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दो स्पिरिचुअल सोर्ड्स क्रिएट कर लेता है जो कि असल में दो अलग अलग एट्रीब्यूटिक सोर्ड होती है और इन सोर्ड्स को युआनशियन डाओ सोर्ड भी कहते हैं। लियो अपनी एनर्जी के जरिए फौरन से क्राउन प्रिंस को दूर धकेलता है और फिर अपनी सोर्ड्स के साथ उस क्राउन प्रिंस पर एक के बाद एक काउंटर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे अब उस क्राउन प्रिंस को भी पता चल गया था कि वो किससे लड़ रहा है। वो लियो से कहता है कि अच्छा मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुमने नॉर्थ सी आई प्रिजन के अंदर ये कल्टीवेशन की होगी, जिस पर लियो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। इतना कहते हुए वो अपनी सोर्ड के जरिए उसे पुश करते हुए वहां से दूर धकेल देता है और फिर उस क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम्हारा मुंह सच में तुम्हारी बॉडी से ज्यादा फास्ट है। जिसके बाद लियो अपनी फुल स्पीड के साथ उसकी बॉडी पर एक के बाद एक अटैक किए जाता है और उस क्राउन प्रिंस को मौका तक नहीं मिलता कि वो किसी अटैक को डॉज तक कर पाए। लियो की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो बर्डमैन तो उसे देख तक नहीं पा रहा था कि लियो कहां से आ रहा है और कहां से अटैक कर रहा है। मगर उन लोगों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो लोग बड़े बड़े प्लैनेट्स तक के टुकड़े टुकड़े कर रहे होते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है लियो अपनी डाउ सोर्ड के जरिए एक बहुत बड़ी स्पेस रिफ्ट क्रिएट करता है और फिर उस क्राउन प्रिंस को बहुत ही जोर से हिट करते हुए उस स्पेस रिफ्ट के अंदर भेजता है, जिससे वो दोबारा से जीबी स्टार प्लेनेट के अंदर आ जाते हैं और लड़का लियो को यहाँ वहां तलाश कर रहा होता है। लियो उसे नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद लियो जब उसे दिखाई देता है तो लियो अपनी दोनों ही युआनशियन डाउ सोर्ड्स के साथ नीचे आता है और फिर दोनों ही सोर्ड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनकी पावर एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है और फिर लियो उन सोर्ड्स को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। और जब वो सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो लियो उसके साथ एक बहुत बड़ी युआनशियन डाउ सोर्ड क्रिएट कर लेता है, जो कि पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाती है क्योंकि दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुकी थी। और लियो जैसे ही स्ट्राइक करता है तो वो अपनी स्ट्राइक के साथ माउंटेन को बीच से काटते हुए सीधा उस सोर्ड का रुख उस क्राउन प्रिंस की तरफ कर देता है, जिससे वो क्राउन प्रिंस अपने आप को बचाने के लिए स्पीयर वॉल खड़ी कर देता है। मगर वो स्पीयर वॉल उसे बचाने के लिए काफी नहीं थी
वो बैरियर जैसे टूटता है तो एक जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है उस बर्डमैन की जो बड़ी बड़ी एंशिएंट थर्मा बॉडीज थी वो तो बिल्कुल तो रेत की दीवार की तरह हवा में ही गायब हो जाती है। और यहाँ पर वो दोनों ब्रदर्स बिल्कुल हैरान खड़े होते हैं कि आखिर लियो ने ये कैसे कर दिया। उसने गोल्डन क्रो क्लान की इतनी पावरफुल थर्मा बॉडी को ऐसे इरेज कर दिया जैसे कि ये किसी केक कल्टीवेटर की बॉडी थी। और हम देखते हैं उस क्राउन प्रिंस का जो स्पीयर होता है वो अब लियो के हाथ में आ चुका होता है और लियो उस क्राउन प्रिंस से कह रहा होता है कि ब्रदर अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें मार कर रहूंगा, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। ये कहने के बाद वो स्पीयर सीधा उस क्राउन प्रिंस की तरफ थ्रो करता है तो वो स्पीयर उसे हिट कर पाता इससे पहले ही वो एक जगह रुक जाता है और फौरन से पीछे की तरफ जाते हुए अचानक से एक जायंट हैंड के ऊपर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर उस क्राउन प्रिंस का फादर आ चुका होता है। और वो लोग देखते हैं कि उसके पास तो गोल्डन क्रो क्लान की गोल्डन बॉडी मौजूद है। ये गोल्डन बॉडी असल में हेवन ट्रेंडिंग रियलम बॉडी है, मगर हमें बताया जाता है कि ये उसके फादर की अपनी रियल बॉडी नहीं होती, ये उसका बस एक प्रोजेक्शन होता है, यानी कि एक क्लोन बॉडी है। और वो अपने बेटे से कहता है कि तुमने मुझे सच में काफी डिसअपॉइंट किया है। ये बात तो उस क्राउन प्रिंस को भी अच्छी नहीं लगती, मगर लियो भी बिल्कुल चुप खड़ा होता है। और दूसरी तरफ उस क्राउन प्रिंस का फादर कहता है कि देखो जरा खुद को, तुमने अपनी डाओ फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वो लड़का कहता है कि फादर मैंने ऑलरेडी टेंशन पिल खा रखी है जिसकी वजह से अब मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, अब शायद मैं आपका बेटा अगली लाइफ में ही बन पाऊंगा। मगर उसका फादर उसे बताता है तुम उस टेंशन पिल की बात कर रहे हो, मैंने तो ऑलरेडी उस पिल से 60% पोटेंसी को खत्म कर दिया था, यानी कि तुमने सिर्फ और सिर्फ उसका 40% ही लिया है। ये सुनकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है। उसका फादर कहता है कि तुम चाहो तो अब भी सरवाइव कर सकते हो, बेहतर यही है कि अपनी इस दुश्मनी को यहीं पर ही खत्म कर दो और अपनी न्यू लाइफ जियो, क्योंकि तुमने जो कुछ किया है इसकी वजह से शायद तुम नेक्स्ट लाइफ में मेरे बेटे नहीं बन पाओगे। ये कहकर वो उस स्पीयर को दोबारा से उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिसके बाद क्राउन प्रिंस बिल्कुल मायूस हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। मगर अचानक से वो कुछ डिसाइड कर लेता है और फिर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। ये देखकर उसका फादर भी काफी सरप्राइज हो गया था, मगर वो लड़का कहता है कि मैं कभी भी इस बैटल में हारूंगा नहीं। जबकि लियो कहता है कि इसका फादर वो इसे बचाना चाहता है, शायद वो इससे काफी प्यार करता है, मगर ये लड़का शायद ये मरना चाहता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो क्राउन प्रिंस अचानक से याद करता है कि लियो ने किस तरह उसके ब्रदर्स को मारा था। ये सब याद आने के बाद वो अपने फादर से कहता है कि आपका सिर्फ मैं इकलौता ऐसा बेटा हूँ जो कि एंशिएंट सेज एम्परर लाइनेज को खत्म कर सकता हूँ, और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि एक न्यू गोल्डन क्रो बर्ड एम्परर बन सकता हूँ। मैं ही हूँ जो कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। इतने में हमें दोबारा से उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो बंदा लियो के साथ पहले भी फाइट कर चुका होता है और यहाँ पर अब वो क्राउन प्रिंस अपना वही स्पीयर लेकर हंसते हुए कहता है सिर्फ मैं ही हूँ जो कि अब एक नया फ्यूचर बनाऊंगा। मेरा गोल्डन क्रो क्लान वो कभी भी किसी के आगे सरेंडर नहीं करेगा। ये कहने के बाद वो उसी स्पीयर को अपनी बॉडी के अंदर घुसा देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी से फिर अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलते हुए सीधा ऊपर की तरफ जा रही होती है और वो लियो से कहता है कि आज मैं अपने ब्लड को यूज करूंगा और अपने एंसेस्ट्रल बैनर को समन करूंगा, चाहे इसके लिए फिर मुझे तुम्हें अपने साथ अंडरवर्ल्ड में ही क्यों ना ले जाना पड़े, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है वहां पर उन कैरेक्टर्स के साथ एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है और वो क्राउन प्रिंस कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जिसके बाद लियो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ इसके साथ मुझे मार पाओगे? अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये कहने के साथ ही लियो सबसे पहले उस फॉर्मेशन के सामने एक यिन यांग डायग्राम क्रिएट कर लेता है और कहता है कि चलो अब अंडरवर्ल्ड में जाकर तुम अपने 9 ब्रदर्स को कंपनी देना और उन्हें बता देना कि बाहर की दुनिया को मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। ये कहने के बाद वो अपने उसी फर्नेस को भी बाहर निकालता है और टाइयन स्कल को भी बाहर निकाल लेता है। इसी तरह वो दोनों के दोनों पावरफुल ट्रेजर्स को सीधा उस यिन यांग डायग्राम के नीचे भेज देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही उस यिन यांग डायग्राम के साथ पूरी तरह से मर्ज होना शुरू हो जाती है और लियो फील करता है कि उसके ट्रेजर वो आउटर शेल को
पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके अपने आप को एक डाउट ट्रेजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों के दोनों ट्रेजर उस यिन यांग डायग्राम के अंदर चले जाते हैं और उनकी पावर पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है। ये देखकर वो ट्विन ब्रदर कहते हैं कि ये तो एक डिवाइन फॉर्म है। यहाँ पर लियो ने एक फ्लॉलेस डिवाइन फॉर्म क्रिएट कर लिया था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही होती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मैजिक बेल होती है। जिसके बाद उस क्राउन प्रिंस का फादर कहता है कि इस एरा में सिर्फ और सिर्फ यिन टियांडी ही ऐसा लड़का था जो कि डिवाइन फॉर्म को समन कर सकता था, और वो भी हजारों सालों से अकेला इकलौता ही ऐसा लड़का था। मगर लगता है कि शायद अब उसके बाद एक और नया लड़का आ गया है जो कि डिवाइन फॉर्म को यूज कर सकता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसका फादर वो फौरन से उस स्फीयर को छोड़ देता है। उसकी बॉडी वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जा रही होती है और लियो फौरन से अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जबकि उसके दोस्त वो काफी सरप्राइज होते हैं और उससे कहते हैं कि ब्रदर, आखिर तुमने फ्लॉलेस डिवाइन फॉर्म को कैसे यूज कर लिया। और उस क्राउन प्रिंस का फादर लियो से कह रहा होता है कि शायद कॉज एंड इफेक्ट्स ने अपना असर दिखा दिया है, शायद आज मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। और दूसरी तरफ लियो ये सुनकर हैरान होता है कि आखिर ये किस तरह के कॉज एंड इफेक्ट्स की बात कर रहा था और किस तरह का कर्स लगा हुआ है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस वो जब नीचे गिर रहा होता है तो वो अपने फादर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, शायद मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाया, पर शायद आप यही चाहते थे कि मैं एंड में आकर ऐसा कुछ काम करूं, शायद आप यही चाहते थे। इतना कहने के बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से इरेज हो जाती है और अगले सीन में हम लोग दोबारा से हेवन विल पवेलियन में उसी लेडी को देखते हैं। वो कुछ काउंट कर रही होती है और उसके बाद वो अपने एंसेस्टर से कहती है गोल्डन क्रो क्लान के साथ जो कि एम्परर का कॉज एंड इफेक्ट का वादा किया गया था, शायद वो पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है क्योंकि लियो ने उसके सारे के सारे बेटों को मार दिया है। मगर उसके बावजूद भी अभी भी गोल्डन क्रो क्लान के एम्परर बनने के कुछ साइंस अभी भी शो हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उन 10 के 10 बेटों के मरने के साथ ये साइंस तो खत्म हो जाने चाहिए थे। तो उसका एंसेस्टर उसे बताता है कि गोल्डन क्रो क्लान के जितने भी प्रिंस थे उनके साथ ये कॉज एंड इफेक्ट जुड़ा हुआ था। और वो एंसेस्टर बताता है कि गोल्डन क्रो क्लान की जो एम्परर लाइनेज थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी, मगर अभी भी उनके एम्परर बनने के साइंस इसीलिए शो हो रहे हैं क्योंकि अभी उनका सेक्ट वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। और वैसे भी वो लोग तब तक एम्परर नहीं बन सकते जब तक सन गॉड का डिसेंडेंट मौजूद है। अगर वो लोग किसी तरह भी सन गॉड लाइनेज को खत्म कर देते हैं तो उनके एम्परर बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। मगर एक बात तो तय है कि आगे चलकर एक ना एक एम्परर तो आना ही है, या तो गोल्डन क्रो क्लान से कोई सेज आना है या फिर सन गॉड डिसेंडेंट वो सेज बनेगा। मगर एक बात ये भी है कि गोल्डन क्रो क्लान के जितने भी यंग प्रिंस थे जिनके रॉयल ब्लड में एम्परर बनने की लाइनेज मौजूद थी वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। अगर वो लोग लियो से दूर रहते तो शायद वो लोग अपनी लाइनेज को अचीव भी कर लेते, पर अब भी एक सीक्रेट ऐसा है जो कि इन लोगों को भी नहीं मालूम है। आगे चलकर इन लोगों में से ही कोई एक ग्रेट एम्परर बनने वाला है। हो सकता है कि वो कोई गोल्डन क्रो क्लान का मेंबर हो या फिर हो सकता है कि वो लड़का असल में वो छोटा बच्चा ही हो जो कि आगे चलकर एक ग्रेट सेज एम्परर बनेगा, क्योंकि गोल्डन क्रो क्लान ने खुद ब खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपने चांसेस को बहुत ही कम कर दिया है। ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है मैं एक बात समझ गई हूँ कि अब नई जनरेशन का एम्परर जिसने भी बनना है उसने बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी है। और वो एम्परर कहता है अभी हम लोग ये बात नहीं जानते कि आगे चलकर कितने कॉज एंड इफेक्ट्स आने हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी बहुत सारी पावरफुल सोल्स वो मारी जाने वाली है। यहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लियो जैसे ही उस वुडन बॉक्स को दोबारा से खोलता है तो वो एंशिएंट कैरेक्टर्स दोबारा से बाहर निकलते हैं और किन वो उसे बताती है कि इन एंशिएंट कैरेक्टर्स के बारे में एक प्रोफेसी बहुत ही ज्यादा फेमस है। अभी उसी एंशिएंट स्क्रिप्चर को मेंशन करती है और लियो को बताती है कि उस एंशिएंट स्क्रिप्चर के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर एक ऐसा कल्टीवेशन मेथड छुपा हुआ है जिसे कल्टीवेट करने के बाद कोई भी इमॉर्टैलिटी को अचीव कर सकता है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि ये स्क्रिप्चर अब 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है और दोनों के दोनों स्क्रिप्चर्स वो 2 पावरफुल हॉल मास्टर्स के पास मौजूद हैं, जिनमें से एक ह्यूमन किंग हॉल है और दूसरा इटर्नल लाइफ हॉल है।
पिछले कई सालों से वो लोग एक दूसरे से आकर मिलते हैं और अपने स्क्रिप्चर को एक दूसरे के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं और हमेशा वो लोग ऐसे ही मायूस होकर वापस चले जाते हैं क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती। और वो लियो को बताती है कि अगर वाकई में हेवन असेंशन पॉसिबल है तो वो लोग दोबारा से हेवन असेंशन माउंटेन में ही जाएंगे और वहीं पर ही उन स्क्रिप्चर्स को एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे। और वो लोग लियो को बताते हैं कि अगर हेवन विल पवेलियन के मास्टर्स ने तुम्हें उस एंशिएंट स्क्रिप्चर को रिवील किया है तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे उन लोगों की कोई डीप रीजन हो सकती है। और यान भी कहता है कि हो सकता है कि वो एंशिएंट स्क्रिप्चर जब कंप्लीट हो जाए तो वो सीक्रेट रियलम में जाने की बन जाए। मगर किन्वू कहती है दो पावरफुल हॉल मास्टर्स के सामने उन स्क्रिप्चर्स को छीनना यूं समझ लो कि शेर के मुंह में हाथ देने के बराबर है। मगर लियो कहता है कि इतना बड़ा सीक्रेट पूरे के पूरे जीवी स्टार के लोगों से छुपाया गया है, क्यों ना ये सीक्रेट सब लोगों को बता दिया जाए और बस एक जगह बैठकर एंजॉय किया जाए। अगले सीन में हमें एक पावरफुल हॉल मास्टर और उसके डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि इमोर्टल असेंशन क्लिफ में आते हैं। और दूसरी तरफ से हमें कुछ बड़ी बड़ी वारशिप्स आती हुई दिखाई देती हैं। उनमें रेन यू हॉल का एक मास्टर होता है जिसका नाम फेंग यी था। उन शिप्स को देखने के बाद किन्वू कहती है कि ये ह्यूमन किंग हॉल से बिलोंग करते हैं। इतने में वहां पर कुछ और लोग भी आ पहुंचते हैं और किन्वू कहती है ये लोग असल में इटर्नल लाइफ टेंपल से बिलोंग करते हैं और उनके साथ इनके मास्टर और पावरफुल डिसाइपल्स भी आए हुए हैं। सोचा नहीं था कि मैं इन दोनों के दोनों हॉल्स को अपने सामने एक जगह इकट्ठा होता हुआ देखूंगी। शायद ये खेल अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। यहाँ पर ह्यूमन किंग हॉल से जेंग डी अपनी स्क्रिप्चर लेकर आगे आता है। उसे देखकर लियो कहता है कि जेंग डी ये अभी भी जिंदा है, मैंने सोचा था ये कब का मर चुका होगा। और दूसरी तरफ से फेंग यी वो भी अपनी स्क्रिप्चर लेकर जेंग डी के पास आता है और दोनों ही एक दूसरे को आकर ग्रीट करते हैं और फिर दोनों ही अपनी अपनी स्क्रिप्चर्स के लिए अपनी एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहां पे मौजूद डिसाइपल्स उस सीक्रेट को फैलाने से बचने के लिए चारों तरफ एक पावरफुल एरे बना लेते हैं ताकि कोई भी उस सीक्रेट के बारे में ना जान सके। और लियो देखता है कि वो फॉर्मेशन असल में किलिंग फॉर्मेशन से, यानी कि यहाँ पर बहुत जल्द खून खराबा होने वाला है। कोई भी शख्स उस स्क्रिप्चर को जाने नहीं देगा, जिसे भी वो मिल गई वो दूसरी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसी तरह दोनों के दोनों मास्टर्स अपनी अपनी स्क्रिप्चर्स बाहर निकालते हैं और एक दूसरे की तरफ लाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर प्लीज तुम भी आ जाओ। ये कहने के बाद वो दोनों ही अपनी स्क्रिप्चर से एक दूसरे के करीब लेकर आ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से लियान वो लियो से कहता है कि ब्रदर क्या कहते हो हम लोग बीच में जाएं और इन लोगों से वो स्क्रिप्चर छीन लें। तो लियो कहता है कि जल्दबाजी मत करो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।